हिमाचल प्रदेश में जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता वाली सरकार बनी है और जयराम ठाकुर विपक्ष के नेता बने हैं, विधायक चाहे भाजपा के हों या फिर भाजपा के पदाधिकारी हों, बात एक ही कह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी सरकार टूटेगी और भाजपा एक बार फिर सत्ता में आएगी। आज हमारे साथ कुछ ऐसे वरिष्ठ नागरिक मौजूद हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दी हैं। करेंगे क्या हिमाचल प्रदेश में कभी सरकारें टूटी हैं, अगर टूटी हैं तो कब टूटी हैं और वर्तमान की स्थितियाँ क्या कहती हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा। सुभाष वर्मा। सुभाष जी, किस विभाग में आपने अपनी सेवाएँ दी हैं? मैंने 3 डिपार्टमेंट में दिए, PWD, IPS और नगर निगम शिमला में मैं बतौर इंजीनियर रिटायर हूँ। आजकल आप टीवी देखते होंगे, खबरों में एक ही चर्चा रहती है, महाराष्ट्र में सरकार टूटी है, हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह की स्थितियां हो सकती हैं। आपका अनुभव क्या कहता है? देखो, ऐसी परिस्थितियाँ आने में तो देर नहीं लगती है, क्योंकि जो आज का समय आ गया है ये बड़ी लालसा और लालच से भरा पड़ा है। लेकिन हम आम नागरिक ये कहना चाहेंगे कि इसमें अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता है। जो किसी पार्टी को कोई भी जनमत मिलता है उनके मैनिफेस्टो के आधार पे मिलता है, पार्टी की कारगुजारी पे मिलता है। अगर वो जब चुन के जाते हैं तो लोगों की अपेक्षाएं होती है कि उस हिसाब से वो उनका काम करेंगे। लेकिन अगर वो वहाँ जाके पार्टी बदल जाते हैं तो जो मैनिफेस्टो में डिमांड्स जो उन्होंने रखी होती है, घोषणाएं, वो एक किनारे में रह जाती है। दूसरी पार्टी के साथ विलय होने से उनका अनुसरण करना पड़ता है। तो इसलिए अगर ऐसा हो, कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अगर कोई पार्टी बदलना चाहता है तो बतौर विधायक या बतौर सांसद नए सिरे से चुनाव लड़के दोबारा से आए और खर्चा भी उन्हें वहन करना पड़ेगा। ये इस वक्त आज की अहम आवश्यकता है। सुभाष जी, आपसे सवाल बाद में लूँगा। आपका नाम जानना चाहूँगा और आपने किस विभाग में सेवाएं दी है? जी, मैं MS मेहता। आई रिटायर्ड एज सेक्शन ऑफिसर फ्रॉम HP सेक्रेटरीट लास्ट ईयर। मेहता जी, सुभाष जी ने एक बात कही कि सरकारें टूट भी सकती हैं। मैं आपसे एक सवाल ये लूँगा, अगर सरकार टूटती है तो सरकार टूटने के पीछे बड़ी वजह क्या रह सकती है? हाँ, जहाँ तक इस वक्त हिमाचल की परिस्थितियों का सवाल है, हिमाचल में ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो चरित्र है वो पूरे देश से बहुत ऊंचा है। मैं मानता हूँ बीजेपी इसी तरह सरकारें तोड़ रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर और खरीद फरोख्त जारी है। महाराष्ट्र का उदाहरण अभी 2 दिन पहले का है और उससे 6 महीने पहले भी वहाँ चीफ मिनिस्टर बदला है, चल रहा है ये काम। मगर हिमाचल का जहाँ तक चरित्र की बात है, यहाँ का कोई MLA इस तरह बिकने वाला मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी संभावना है। जहाँ तक पहले यहाँ सरकारें टूटी हैं, शांता कुमार जी की सरकार टूटी थी पहले, जब वो पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे। उनके रंजीत सिंह और निंजू राम 2 MLA होते थे उस वक्त, ये 80 के दौरान की बात है, वो उनको गच्चा दे गए थे। उसके बाद 92 में उनकी सरकार दोबारा टूटी है। उसका कारण उनका RSS से संबंधित जो राष्ट्रपति शासन लगा। हाँ, वो RSS से संबंधित थे और RSS उस वक्त जो है वो एक अनलॉफुल आउटफिट रिजेक्ट वो घोषित कर दिया था। जो 80 के दशक में सरकार टूटी थी वो ठाकुर रामलाल ने तोड़ी थी। वो ठाकुर रामलाल, हाँ, उसके बाद ठाकुर रामलाल चीफ मिनिस्टर बने थे शांता कुमार को आउट करके। मतलब आपका मानना यह है कि हिमाचल में सरकार नहीं टूट इस वक्त ऐसी कोई संभावना नहीं है। हमारे साथ कुछ और भी वरिष्ठ नागरिक हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा। परमानंद भारद्वाज, मैं विश्वविद्यालय से हूँ। मैं तो इसको आपके बुंजा के इलेक्शन के बाद की स्थिति बता देता हूँ कि जब हमारे इलेक्शन हुए, सबसे पहले तो राजाओं को डर हो गया कि हमारे राज चले गए। उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई, पार्लियामेंट में भी मैक्सिमम MP ही आए उस वक्त और स्टेटों को भी इन्होंने काबू कर लिया। आज दिन तक हमारे यहाँ कोई कॉमन आदमी इस स्टेट लेजिस्लेटिव में पार्लियामेंट पे नहीं आने देते। या तो मेरा बच्चा आ जाएगा, इनका बच्चा आ जाएगा। मैं आपको परमार का ही एग्जाम्पल देता हूँ। विश्वविद्यालय का जब पहला कन्वोकेशन हुआ हमारा, तो हमारे RK सिंह वाइस चांसलर होते थे और जहाँ गवर्नर रहते हैं वहीं कन्वोकेशन हुआ। उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं यूनिवर्सिटी पर कोई इंटरफेरेंस नहीं करूँगा, जो वाइस चांसलर करेगा अपॉइंटमेंट ठीक करेगा तो ठीक है, गलत करेगा तो मैं उसकी इंक्वायरी करूँगा। उसने कहीं इंटरफेरेंस नहीं की परमार ने। परमार के बाद फिर क्या नाम ये रामलाल ठाकुर आए। रामलाल ठाकुर के टाइम में लोगों ने मैक्सिमम लोगों को बदला उन्होंने और अलॉन्ग विद MLA जो है सरकार बनाई। फिर शांता कुमार की सरकार डिसमिस हुई यहाँ। फिर शांता कुमार की सरकार को डिसमिस किया गया। और सबसे पहले की बात मैं आपसे ये बताता हूँ कि जब पहली बार जवाहरलाल नेहरू थे तो जवाहरलाल नेहरू ने भी 5 या 6 बार ही डिसमिस किए सरकारें स्टेटों की।
और उसके बाद जितने भी प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए हैं, चाहे छोटे हुए 2 बारी 3 बारी, इंदिरा गांधी ने 35 बार डिसमिस की है सरकार। और कैसे कि एक्ट 35 का उदाहरण लेके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किसी ने कुछ नहीं किया। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमारा ये है कि जब तक गवर्नर रिकमेंड नहीं करेगा और पार्लियामेंट उसको अप्रूव नहीं करता, कोई डिजॉल्व नहीं किया जाता। गवर्नर भी इलेक्शन के लिए ही ऑर्डर कर सकता है कि भाई इलेक्शन कीजिए और दूसरा मैंडेट लीजिए। आपके उत्तर का मैं एक मतलब ये भी समझूं कि सरकारें अभी से टूटना शुरू नहीं हुई, बल्कि इंदिरा गांधी के दौरान भी सरकारें टूटती थी और एक दूसरा एमएलए एक से जाता था दूसरा, और फिर वही जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे वही उरे परे जाते थे, कोई कुछ कॉमन आदमी कोई नहीं जाता था। इसलिए देश में कोई अच्छी चीज़ नहीं मिल रही अभी तक हमारे को। अब जो आगे आने वाला है, हमारा जो यूथ है 45% हमारा यूथ है, उनको ना तो एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, ना उनको कोई प्रॉपर एडजस्टमेंट मिल रही है। तो वही लोग डिसाइड करेंगे फेट ऑफ द कंट्री के पॉलिटिकल सेटअप का। मैं आपसे भी आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं भूपराम वर्मा। भूपराम जी, किस विभाग में आपने सेवाएं दी हैं? मैं इनिशियली तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मेरा करियर शुरू हुआ। उसके बाद मैं हिमाचल प्रदेश सचिवालय में भी रहा और एज ए अंडर सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग हिमाचल प्रदेश से 2015 में रिटायर हुआ। आप अक्सर टीवी देखते होंगे, खबरों में एक बात आजकल आती है कि सरकारें भाजपा ने तोड़ना शुरू की है, खरीद फरोख्त की बात हो रही है। मैं आपसे किसी पार्टी का तो बात नहीं करूंगा, आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा कि क्या अभी ही सरकारें टूट रही हैं या पहले भी कभी सरकारें टूटती थी? बिल्कुल, ये सिलसिला तो बहुत पहले से लगातार चला हुआ है, पर जहाँ तक ये बात हिमाचल प्रदेश की है, यहाँ लोग लगभग ईमानदार हैं। ये सरकारें कहाँ टूटती हैं? जहाँ या तो पैसा देकर, या जहाँ भ्रष्टाचार की बात है, या वंशवाद को आगे ले जाने की बात है। वंशवाद को आगे ले जाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो तोड़ फाड़ करते हैं, और जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं वो ऐसी चीज़ों में पड़ते हैं। पर अब मेरा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश में अभी जो प्रेजेंट हालात है उसमें तो नहीं लगता कि कोई ऐसी संभावना है। पर राजनीति में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी तो ये चीज़ नहीं करेगी। पर अगर कांग्रेस का कहीं अपना उसमें गुटबाजी होती है या कोई अपनी वजह से वो गिरती है, तो उससे भी इनकार तो नहीं किया जा सकता। संभावना राजनीति में हर चीज़ की बनी रहती है, जैसे क्रिकेट मैच में रहती है कि कुछ भी हो सकता है आखिरी बॉल तक। जी जी जी। हमारे साथ एक और वरिष्ठ नागरिक हैं, मैं आपसे भी आपका नाम जानना चाहूँगा और किस विभाग में आपने सेवाएं दी हैं? नमस्कार जी, मैं मदन लाल शर्मा। मैं हिमाचल प्रदेश सचिवालय से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैंने 1982 में ज्वाइन किया था। उस टाइम जो मुख्यमंत्री थे वो स्वर्गीय श्री रामलाल ठाकुर जी होते थे। उसके बाद मौका सभी मुख्यमंत्रियों के साथ हमें मिलने का मिला। सभी मुख्यमंत्री आए हैं। जैसे आपने 82 का जिक्र किया, ये कहीं वही दौर तो नहीं था जब शांता कुमार की सरकार टूटी थी और ठाकुर रामलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे? जी जी, बिल्कुल ठीक है, सही कहा आपने। हमारी उस टाइम तो खैर नई नई नौकरी थी, ज्वाइनिंग की थी हमने, एज ए क्लर्क्स किया था। लेकिन उसी टाइम ये दौर हुआ था जब ये माननीय मुख्यमंत्री रामलाल जी भी होते थे। उनकी भी परिस्थितियां मैं कह नहीं सकता भी क्या रही है। सेंटर से जब उनका जो है वो उनको यहाँ बर्खास्त किया गया, और उस टाइम वीरभद्र जी जो एमपी होते थे वो यहाँ पर उनको मुख्यमंत्री बनाया था। उसके बाद ही उन्होंने इलेक्शन लड़कर यहाँ पर जो है आगे जो है वो कंटिन्यू हुए थे। वर्तमान का सवाल लूँगा, 2 सवाल हैं छोटे छोटे। सरकार टूटेगी तो उसके पीछे कारण क्या रहेंगे? सरकार नहीं टूटेगी तो क्यों नहीं टूटेगी? देखिए, आज के परिवेश में मैं यही कहूँगा कि जितनी भी ये पार्टियां बन रही है इन पे अंकुश लगना चाहिए। ये पार्टियां जितनी बढ़ती रहेगी, लोगों के जो हमारे जो राजनीतिज्ञ है, हमारे एमएलए, उनको लालच बढ़ता रहता है कि वो पार्टी वाला इतना दे रहा है, वो पार्टी वाला इतना दे रहा है। मेरा मानना इस वक्त ये है कि पार्टियां हमारी 2 से ज़्यादा जो शुरू से भी रही है, बीजेपी रही है, कांग्रेस रही है, या जनता दल रहा है, कांग्रेस रही है। मैं ये चाहता हूँ कि जितनी ये पार्टियां बढ़ रही है उस परिवेश को जो है ये ख़त्म करना चाहिए। और ये हमारे जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, इनका ये होना चाहिए कि ये ज़्यादा पार्टियों पर अंकुश होना चाहिए। हाँ, जहाँ तक बात ये ऐसा नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी पढ़े लिखे लोग हैं और जनता भी सोचती है कि अगर ये टूटती रही तो इसका बोझ किस पर पड़ेगा? इसका बोझ भी सभी पर पड़ता है, हम पर पड़ता है। जितने भी है वो, चाहे वो हमारे अपने हैं चाहे वो दूसरे हैं, क्योंकि इलेक्शन जो होता है उसमें करोड़ों अरबों रुपए का जो है वो नुकसान हो जाता है।
खर्चा हो जाता है। तो हाँ, जहाँ तक फिर भी ऐसा है कि कुछ एक जो लालच प्रलोभन दिए जाते हैं, जनता को दिए जाते हैं, जनता उससे जो है वो ऊब जाती है कि भाई अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अभी तक हमको कुछ नहीं दिया, और इस कारण जो है वो अब अपनी भड़ास निकलनी शुरू हो जाती है और जनता में ये मैसेज शुरू हो जाता है कि भाई अब पता नहीं कौन सी सरकार आगे आए। आपने हमारे साथ बताया था कि आपने हिमाचल प्रदेश के राज्य सचिवालय में सेवाएं दी हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय में आप 18 वर्षों तक रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आप मुख्यमंत्री कार्यालय में होते थे, मुख्यमंत्री किस तरह से काम करते थे? क्योंकि आपने तो वीरभद्र सिंह को भी देखा होगा, प्रेम कुमार धूमल को भी देखा होगा, जयराम ठाकुर को भी देखा होगा। वो तो मैन टू मैन वेरी करेगा ही, जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है। क्योंकि अधिकतर मेरा जो सीएम ऑफिस का टेन्योर रहा है वो वीरभद्र जी के साथ रहा है, तो उसमें जहाँ तक उनके कार्यशैली की बात है उस पर मैं थोड़ा सा एक इंस्टांस देना चाहूँगा। एक बार ऐसा हुआ था कि किसी को फाइनेंशियल एड देनी थी, कोई पेशेंट था, ही वॉज अंडर ट्रीटमेंट इन पीजीआई चंडीगढ़। तो उनके कागजात थे, वहाँ के जो प्रेस्क्रिप्शन थी क्या नाम डॉक्टर्स की, वो सब कुछ खर्चा कितना था वो एस्टिमेट वगैरह था। तो उसमें अब क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच तो रहता ही है, फाइनेंशियली थोड़ा सा देखने की ज़रूरत होती है, तो हम नीचे से जैसे कोई फाइल सबमिट की, उसमें था कि 5 लाख रुपए खर्चाना है, और वो बंदा IRDP से था, मतलब लगभग 1 लाख भी वो नहीं देने की स्थिति में था। तो हमने ये सोचा कि चलो थोड़ा सा लमसम सा उसको दे देते हैं, तो 2 लाख हमने उसमें रिकमेंड किया कि 2 लाख रुपया सरकार से दे दिया जाए। तो जब फाइल CM साहब को गई तो उन्होंने फाइल में स्पष्ट लिख लिया कि 2 लाख से कैसे होगा, फिर बाकी का 3 लाख कहाँ से आएगा, बंदा IRDP का है, वो तो दे नहीं सकता, इसलिए 5 लाख ही इसको दे दो। तो ये उनका स्टाइल था काम करने का। तो इस तरह के और भी बहुत सारे काम करने के जो तरीके हैं, और मुख्यमंत्री का अपना अपना जो व्यक्तिगत कार्यशैली होती है, उसमें बहुत सारे, एक बार मुझे MPP एंड पावर जो डिपार्टमेंट है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स एंड पावर डिपार्टमेंट, उसमें भी काम करने का मौका मिला था। तो जहाँ तक ऑफिसर्स की बात होती है, ऑफिसर्स को कई बार जो पॉलिटिकल बॉस होते हैं उनके मूड भांप के भी काम करना पड़ता है। तो एक प्रोजेक्ट की मैं बात आपको बताऊं, जंगी थोपन पवारी एक प्रोजेक्ट होता है, अभी तक भी अंडर डिस्प्यूट है वो प्रोजेक्ट, मतलब फॉर द लास्ट 20 ईयर्स वो फाइनल नहीं हो पाया है। कारण क्या है कि हर पॉलिटिकल सरकारें बदलती है, तो अपने अपने फेवर की जो कंपनी होती है उनको देने की कोशिश में रहती है, मगर वो कोशिशें कामयाब इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि जो कंपनियां होती है वो चाहती हैं कि सरकार अपनी है, कुछ थोड़ा सा बेनिफिट हमें मिले, मगर नीचे से जब ऑफिसर फाइल पुटअप करते हैं तो बेनिफिट देने की सारी संभावनाएं ख़त्म कर दी जाती है कि अगर बेनिफिट इनको दिया तो हमारे प्रोजेक्ट है उसका क्या फ़ायदा लगाने का। तो मगर इससे क्या होता है कि कई बार चीज़ें डिले होती जाती है, और ये दिस इज़ अ वेरी ग्लेयरिंग एग्जांपल, दिस जंगी थोपन पवारी। आपने फाइल पुटअप करने की एक बात कही, फाइलों के ऊपर एक बड़ा सवाल आता है कि जिसका काम करना होता है फाइल तुरंत भेज दी जाती है, जिसका काम नहीं करना हो फाइलें महीना महीना भी लटकी रहती हैं। ये फाइलें पास करने का और फाइलें लटकाने का ये किस तरह से प्रोसेस चलता है? हाँ, ये सेक्रेटरीट में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये जो फाइलों का है, देखो सेक्रेटरीट में एक क्लर्क से फाइल शुरू होती है, क्लर्क जाएगी, असिस्टेंट को जाएगी, सुपरिटेंडेंट को जाएगी, सेक्शन ऑफिसर को जाएगी, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मंत्री और चीफ मिनिस्टर। सोचिए कितने, कोई 20 स्टेप है जहाँ तक काम में एक्चुअली होती नहीं है, वहाँ पर एज़ पर रूल ही काम होगा, एज़ पर रूल ही काम होगा। अगर असिस्टेंट ने एक फाइल में लिख लिया कि ये होना है इसमें एज़ पर रूल, उसको कोई सुपरसीड कर नहीं सकता। अगर कोई सुपरसीड करेगा तो ही विल हैव टू गो आउट ऑफ द लॉ, और क्या होगा, कहीं भी वो फंस सकता है। RTI में किसी ने मांग लिया कि हाँ नीचे से पुटअप क्या हुआ था, प्रपोजल क्या थी, और प्रपोजल को टारपीडो किसने किया, तोड़फोड़ किसने की, तो इसलिए वहाँ बहुत स्मूथली काम होता है। इस विषय में आपने देखा होगा कभी सेक्रेटरीट की वर्किंग पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठे हैं। आप चाहे आप किसी भी मीडिया की बात करो, फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स, या हम कह सकते हैं कि 50 ईयर्स, कभी इस पर जो है मतलब प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। सेक्रेटरीट की जो वर्किंग है वो रियली फुल प्रूफ है और बड़ी ट्रांसपेरेंट है। हमारे साथ सचिवालय के एक और कर्मचारी हैं, आपसे मैं एक और बात जानना चाहूँगा। जब किसी को काम होता है, विधायक हो, अधिकारी हो,
कुछ लोग होते हैं फ़ोन करके फाइलें मंगवा लेते हैं। क्या आपकी नज़रों में कोई ऐसा भी हिमाचल प्रदेश का जनप्रतिनिधि रहा है जिसको सचिवालय में अगर क्लर्क से काम होता था तो वो क्लर्क के पास ही जाता था? हाँ, देखिए, ये बात अभी जो मेरे कर्मी ने कही है सचिवालय में, ऐसा होता था कि अगर असिस्टेंट या क्लर्क ने, क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम जो पॉलिटिशियन आते हैं हमारे, वो 5-5 वर्ष के होते हैं, 5-5 साल के होते हैं, एक्ट रूल उनको नहीं पता होता। लेकिन एक्ट रूल जो है वो हमारे जो क्लर्क्स है, असिस्टेंट्स हैं, इवन सुपरडेंट, एसओ जो भी गए, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, वो रूल रेगुलेशन की बात करते हैं। अगर रूल रेगुलेशन एक क्लर्क ने या एक असिस्टेंट ने कर दिया तो वो मान्य होता था। इसलिए ये बात ठीक है कि अगर किसी का काम होता था या हुआ तो वो एक्चुअली आता था, और उससे हम सीधी बात यही कहते हैं, भाई आपका अंडर रूल ये काम होगा, इससे ऊपर का नहीं होगा। चाहे आप किसी के पास भी चले जाओ, किसी मंत्री के पास चले जाओ या किसी और के पास चले जाओ, होगा अंडर रूल। तो वो अपनी उस बात को स्पेसिफाई करने के लिए कि मेरा काम ये ठीक है या नहीं है, तो नहीं आते थे, ऐसा नहीं है, वो पहुंचते थे। मैंने आपसे सवाल नेताओं से जुड़ा हुआ पूछा था कि जैसे आजकल नेता हैं, फ़ोन कर देते हैं, उस ब्रांच से वो वाली फ़ाइल मंगवा लो, फाइल आती है, उसके ऊपर आगे की कार्रवाई देखी जाती है। परंतु क्या हिमाचल में कोई ऐसा नेता भी रहा है जिसको अगर क्लर्क से काम होता था तो वो क्लर्क के पास खुद ही चला जाता था? नहीं, ऐसा तो नहीं आया है। वो भी हमारे जो मंत्री होते थे, वो हमारे अधिकारी जो अपर लेवल के होते थे, सेक्रेटरी कंसर्न्ड या डिप्टी सेक्रेटरी कंसर्न्ड या अंडर सेक्रेटरी कंसर्न्ड, उन्हीं को ही वो बोलते थे। उस रूल ऑफ बिजनेस है, हिमाचल प्रदेश सचिवालय का ना रूल ऑफ बिजनेस है। रूल ऑफ बिजनेस से आगे ना चीफ मिनिस्टर जा सकता है, ना मंत्री जा सकता है, ना चीफ सेक्रेटरी, ना कोई निचला सबॉर्डिनेट स्टाफ। उसमें सारा अंकित है कि 2 डेज़ 3 डेज़ में बाबू के पास फाइल लगी, उसके बाद मूव होगी। कितने दिन चीफ सेक्रेटरी रख सकता है? ऑफिस मैनुअल में ये भी लिखा हुआ है कि आप 2 दिन से ज़्यादा चीफ सेक्रेटरी भी नहीं अपने पास फाइल रख सकता है, तो उससे बाहर कोई नहीं जाता है। इसमें मेरा एक कहना थोड़ा ये है कि ऑफिस मैनुअल से बाहर अभी सरकार जानी शुरू हुई है। जब हमारे चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की अभी अपॉइंटमेंट इस सरकार ने की है, क्योंकि रूल ऑफ बिजनेस में ये चीज़ें नहीं थी। और जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जितने इंस्टीट्यूशन खोले थे पिछली सरकार ने, उनको भी चीफ मिनिस्टर के एक सिंगल ऑर्डर से एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन जारी करके उनको विड्रॉ कर दिया, जबकि वो कैबिनेट के डिसीजन थे। तो कैबिनेट के डिसीजन जो है ना, कैबिनेट जो नई बनी थी सरकार, वही ऑथोराइज थी एज़ पर रूल ऑफ बिजनेस। तो ये चीज़ें मतलब आज की डेट में रूलों में मतलब चीज़ें हैं लिखी हुई सारी, और रिटर्न है सारी चीज़ें, पर उसको बाईपास किया जा रहा है। अब ये हो सकता है कि भी जो ब्यूरोक्रेसी आज की है वो या तो गाइड नहीं कर रही है चीफ मिनिस्टर महोदय को, या चीफ मिनिस्टर साहब अपने ही लेवल पे जो ये डिसीजन लेना शुरू कर दिए हैं, अपने इवन के कैबिनेट के मंत्रियों को भी उसमें नहीं पूछा गया है। क्योंकि बगैर कैबिनेट का मतलब जिसकी अप्रूवल होती है, जो अथॉरिटी होती है, जैसे एक सपोज करो एचओडी कोई डिसीजन लेता है, तो वो कोई उससे निचला सबॉर्डिनेट वो तो उसको फैसले को बदल नहीं सकता है। तो ये चीज़ें तो कुछ इस सरकार में नई देखने को मिल रही है। आपने वन विभाग में सेवाएं दी हैं, उसके बाद आप HPPSC में आए थे। वन विभाग पहले मैं सचिवालय में भी रहा हूँ। सचिवालय में भी रहा मैं वीरभद्र जी के समय में वहाँ भी ब्रांच में भी रहा हूँ, GAD में भी रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे वन विभाग से जुड़ा हुआ एक सवाल लूँगा। विभाग में और भी कई तरह के सवाल उठते हैं, वन विभाग का जुड़ा हुआ कोई किस्सा जो आपको याद हो? बिल्कुल, वन विभाग का 1970 की बात है। तो शांता जी की 70 की नहीं है मेरे ख्याल, जब रामलाल जी की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त मैं कैंप क्लर्क था शिमला डिवीज़न में। तो उस वक्त एक बड़ा भारी इलिसिट फेलिंग का मसला सामने आया था। तो ये बरथाटा नाम है जगह जहाँ के चीफ मिनिस्टर थे रामलाल जी, उनकी सरकार इसी ही वन माफिया, वन कटाव के ऊपर ही गिरी थी। क्योंकि उनके जो रिश्तेदार थे या बेटा था रामलाल जी का, मैं तो नाम ही लेना चाहूँगा क्योंकि वो ओपन पब्लिक डोमेन में थी चीज़ें, तो उस वजह से सरकार ही गिरी थी। अवैध कटान की वजह से रामलाल जी की सरकार गई थी। तो उस वक्त बहुत कुछ गड़बड़ चलता था, पर आज की डेट में तो अब RTI आ गई है, और चीज़ें मतलब एजुकेशन हमारी रूल चेंज हो गए, सारी चीज़ें। अच्छा, उस वक्त अवेकनिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, पॉलिटिकल अवेकनिंग भी नहीं थी, लोग पढ़े लिखे भी ज़्यादा थी। आज तो हमारी हिमाचल प्रदेश जो मतलब वो है प्रदेश है हमारा,
दूसरे तीसरे नंबर पर एजुकेशन लिटरेसी के इसमें हैं। तो अब ये चीज़ें नहीं हैं। हमारे साथ एक और कर्मचारी हैं जिन्होंने नगर निगम शिमला में अपनी सेवाएं दी हैं। आपसे नगर निगम शिमला के बारे में जानना चाहूँगा। नगर निगम शिमला के बारे में बहुत सी बातें की जाती हैं। आपने प्रस्ताव पास होते भी देखे होंगे, नगर निगम शिमला के प्रस्ताव गिरते हुए भी देखे होंगे। नगर निगम शिमला से जुड़े हुए कोई एक दो रोचक किस्से जो आपको आज भी याद हैं? नहीं, सबसे बड़ी बात तो नगर निगम की ये है, नगर निगम शिमला जो है इतना पुराना नगर निगम था, जो बॉम्बे नगर निगम है वो इससे लोन बतौर फंडिंग लिया करता था। तो वो भी एक ज़माना था। और इस नगर निगम शिमला की बाउंड्री जो है, जितने लगते फॉरेस्ट एरिया है, जैसे हसन वैली एरिया भी आता है फॉरेस्ट का, कुफरी वाला एरिया आता है, ये सारा फॉरेस्ट वो एशिया में सबसे थिक फॉरेस्ट है, वो नगर निगम में आता था। और नगर निगम के पास बिजली, स्कूल, एमपीपी एंड पावर होता था उस टाइम, ये सारे नगर निगम में ही थे। और इनकी अपनी डिस्पेंसरियाँ होती थी, हॉस्पिटल होते थे। आज के दिन नगर निगम के पास कुछ भी नहीं है, ना पानी, ना बिजली, ना जंगल, ना कुछ नहीं। सिर्फ एक सफाई है और गार्बेज कलेक्शन का काम है, बाकी कुछ नहीं है। और यहाँ के ऑनर से हाउस टैक्स लेने का काम है, ये बस ये काम रह गया है। इसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं, क्यों नगर निगम इसी तक सीमित रहा? ये जो समय समय पे यहाँ आते रहे, सरकारें आती रही, या आपस में यहाँ सरकार किसी और पार्टी की रही, गवर्नमेंट किसी की और ही, विरोधाभास होता रहा, ये चीज़ें स्नैच होती रही, या वो अपने को इतना मजबूत नहीं समझ सके जो नगर निगम में जो भी आते थे, और ये सारी चीज़ें आस्ते आस्ते धीरे धीरे छीनती गई। तो इसलिए शिमला का उत्थान नहीं हो पाया। प्रदेश के मुख्यमंत्री तो खुद काउंसलर रहे हैं, उनसे जुड़ा हुआ कोई किस्सा याद है आपको? नहीं, ये ज़रूर है कि ये बहुत मेहनती है, सीट पे भी आके काम करवाते थे। नगर निगम में 2 टर्म में काउंसलर रहे और बहुत एनर्जेटिक थे। तभी इन्होंने अपना सफ़र एक काउंसलर से एक विधायक होते चीफ मिनिस्टर के पद तक किया है, ये काबिल तारीफ़ है। सचिवालय कर्मचारियों से कुछ और बातचीत जानने का प्रयास करेंगे। सचिवालय अक्सर राजनीति का एक बड़ा अड्डा माना जाता है, चाहे वो वहाँ काम करवाने आए हुए कर्मचारी हों या फिर काम करवाने आए हुए किसी पॉलिटिशियन के रिश्तेदार हों। सचिवालय से जुड़े हुए कुछ और किस्से हैं आपके ध्यान में जो आपको लगता है कि साझा करने चाहिए आज? 30-35 साल की सेवा में किस्से तो बहुत आते हैं, नेचुरली आते हैं। तो जहाँ तक काम कराने की बात है, सचिवालय में ऐसी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऐसा कुछ होता नहीं है जो कि वाकई ही आउट ऑफ द रूल हो। वहाँ बहुत स्मूथली काम चलता है, बहुत ही स्मूथली काम चलता है। किसी को भी कुछ करना होता है, पहले तो जो डिपार्टमेंट है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, सबको पता है, चाहे वो क्लर्क से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, सबको पता है कि हमने ज़िंदगी यहीं गुजारनी है। एक होता है कि चलो 2 साल काम करना, गलत सलत करके निकल जाएंगे, ज़िंदगी वहीं गुजारनी है, वहीं रहना है। इसलिए ऐसा कोई जिसको हम हाईलाइट करना चाहें कि गलत हो रहा है या लाइमलाइट में उसको लाने की बात हो, इस तरह का सचिवालय में कुछ होता नहीं है। मैं आपके बोलने का ये मतलब समझूं कि सचिवालय के बारे में जो बाहर चर्चाएं होती हैं, अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब बाहर एग्जैक्टली वैसे आई थिंक मैंने पहले भी कहा कि मीडियम भी कोई ऐसी बात आती नहीं है कि सेक्रेटरीट के अगेंस्ट कोई लोगों की बात हो। जैसे कई बार होता है कि पॉलिटिकल ऑफिस की बात आती है कि ट्रांसफ़र के नोट्स है या कुछ है, वो एक्चुअली उसमें प्रेशराइज लोगों का अपना ही होता है। एक ऑफिसर को उस जगह जाना है, उसको वहाँ से गलत तरीके से उठाना है, वो गलत तरीके से उठा लेता है कुछ करके, फिर कोर्ट स्टे करवा लेता है। जहाँ तक सरकारी जो रूल के अनुसार काम करने की बात है, वो कभी नहीं उसमें कोई गलत नहीं होता, उसमें कोई गलत नहीं होता, क्योंकि ट्रांसफ़र वगैरह तो आउट ऑफ द रूल है, काम जैसा मर्जी कर लो, कोई मान गया तो ठीक है, नहीं माना तो उसको एडजस्ट कर लिया। तो ये चीज़ है, जहाँ तक सेक्रेटरीट की वर्किंग की बात है, वो बहुत ट्रांसपेरेंट होती है। एक प्रदेश विश्वविद्यालय के कुछ किस्से जानेंगे, क्योंकि प्रदेश विश्वविद्यालय के जो किस्से हम जानना चाह रहे हैं वो किस्से हमें अभी मिले नहीं हैं। मैं आपसे प्रदेश विश्वविद्यालय की वर्किंग के बारे में जानना चाहूँगा। वर्किंग जो है वो तो एक्ट प्रोविज़न है, ऑर्डिनेंस के प्रोविज़न है, उसमें परफेक्टली और लाइट सब कुछ दिया हुआ है। पर उस चीज़ को अब मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देता हूँ कि जब एक्ट का प्रोविज़न है कि वाइस चांसलर इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो एक्ट को इम्प्लीमेंट करना, ऑर्डिनेंस को इम्प्लीमेंट करना, रूल एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करना वाइस चांसलर की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसके ऊपर फिर चांसलर है। तो इन्होंने एक एग्जांपल मैं आपको फिर दे रहा हूँ
कि एक्ट में प्रोविज़न था कि यूनिवर्सिटी के अथॉरिटी के अगेंस्ट इंक्वायरी नहीं कर सकती गवर्नमेंट। तो वीरभद्र ने इंक्वायरी करी, एक्ट की वायलेशन की, उसको मैंने पार्लियामेंट तक कहा, प्रेसिडेंट को लिखा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा, पर उन्होंने कुछ नहीं जवाब दे देते थे कि हमने रेफ़र कर दिया उन्हीं को। और जिसने गलती है कि जब एक्ट में प्रोविज़न है कि नो इंक्वायरी कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी, फिर उस एक्ट को अमेंड किया गया फ्यूचर के लिए, फिर उन्होंने पावर ले ली। वो उस वक्त नहीं थी जब हमारे अगेंस्ट इंक्वायरी हुई थी। तो वायलेशन ऑफ एक्ट तो हो रहा है। जब एक्ट बन गया उसको तो इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट ने ही करना है, लेजिस्लेशन ने किया, पार्लियामेंट ने किया। जो हमारी यूनिवर्सिटी बनी है पार्लियामेंट के एक्ट के तहत बनी है, फिर हिमाचल यूनिवर्सिटी का एक्ट बना, उसको इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट नहीं करना, बट दे हैव वायलेटेड इट। वायलेशन तो हो रही है, तभी तो आज जो इंटरफेरेंस ऑटोनमस बॉडी में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस होनी चाहिए। मैं बोलूँ करप्शन का हमने सबसे बड़ा मुद्दा जो है, हम जब अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के मुक्त देश को करने हम साथ थे, 2 साल हम उनके साथ थे। केजरीवाल यहाँ जब भी आता था मैं मुझसे मिलता था। मैंने उसको सबसे पहला क्वेश्चन ये कहा कि तुम 4 आदमी हो, जयगोपाल, केजरीवाल और सिसोदिया, तुम्हारी चारों की एनजीओ है। जब इन्होंने पार्टी बनानी थी मंडी में, तो हमने इनको कहा कि आप पैसा कहाँ से ले रहे हो, एंटी नेशनल से ले रहे हो या टेररिस्टों से ले रहे हो, हम तुम्हारी पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे अगर तुम ऐसे ही काम करो। के भारद्वाज जी ये तो 2 दिन बाद बताएंगे आपको, हम नहीं बोल सकते कुछ नहीं। तो मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर रखी है। हम तो अभी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर को, सुप्रीम कोर्ट को लिख रहे हैं कि तुम ऑर्डिनेंस मत निकालिए, पार्लियामेंट से काम कराइए, लेजिस्लेशन से काम कराइए। एमएलए चाहे अपोजिशन का है चाहे रूलिंग का है, उनकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इनेक्ट दी है, और उसको एग्जीक्यूट करना ब्यूरोक्रेसी का काम है, और जुडिशरी का उसको इंटरप्रिटेशन करना है। ये थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के वो वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार में विभिन्न पदों पर और विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दी हैं। इन कर्मचारियों की खास बात ये भी है, इन कर्मचारियों ने हमें ये भी बताया कि अगर हिमाचल प्रदेश में सरकार टूटेगी तो क्यों टूटेगी, और अगर नहीं टूटेगी तो क्यों नहीं टूटेगी। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से इनके विभागों में काम चलते थे, चाहे वो सचिवालय हो, वन विभाग हो, या फिर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय हो, या नगर निगम शिमला हो। राजधानी शिमला में इस समय झमाझम बारिश हो रही है क्योंकि मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। परंतु आपको बता दें, ये वही वरिष्ठ नागरिक हैं जिन्होंने पहले विभागों में सेवाएं देते हुए ईमानदारी से काम किया, और आज भी वो उत्साह इनमें देखने को मिलता है क्योंकि बारिश लगी है और फिर भी अपने अनुभव साझा कर रहे हैं।